कहानी शुरू होती है दूसरे विश्व युद्ध के आखिरी दिनों से। एक शिकिशिमा नाम का कामिकाजी पायलट अपने प्लेन को ऑडो आइलैंड पर उतारता है क्योंकि युद्ध के दौरान उसके प्लेन में कोई खराबी आ जाती है और यहाँ पर कुछ मैकेनिक्स रहते हैं जो कि प्लेन को ठीक करते हैं, लेकिन उन्हें इस प्लेन में कोई खराबी नहीं मिल रही थी। इसलिए वहाँ का मैकेनिक जिसका नाम ताचिबाना है वो शिकिशिमा से कहता है कि हमें बारीकी से ढूंढने पर भी इस प्लेन में कोई खराबी नहीं मिली, पर शिकिशिमा कोई जवाब नहीं देता और मैकेनिक ताचिबाना उसका फेस देखकर समझ जाता है कि युद्ध से भागकर ये प्लेन खराब होने का बहाना बनाकर यहाँ आइलैंड पर आया है। जिसके बाद शिकिशिमा काफी शर्मिंदा हो जाता है, पर एक जूनियर मैकेनिक आकर कहता है कि तुमने यहाँ आकर कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि ये बात तो पूरा देश जानता है कि कामिकाजी पायलट चाहे अपनी जान भी दे दें तो भी ये जंग हम नहीं जीत सकते। तब भी शिकिशिमा देखता है कि वहाँ कुछ एक तरह की मछलियां पानी के ऊपर आ गई हैं। अब थोड़ी देर बाद रात होने लगती है और तभी वहाँ इमरजेंसी सायरन बजने की आवाज सुनाई देती है और वहाँ सबको लगता है कि हमारे ऊपर दुश्मन का हमला होने वाला है। लेकिन वहाँ पर उनको एक बड़ा सा जानवर दिखाई देता है जिसको देखकर सारे घबरा जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या चीज है। लेकिन उनमें से एक कहता है कि शायद ये गॉडजिला है। मुझे एक बुजुर्ग ने बताया था जब समुद्र तल की मछलियां ऊपर दिखे तब गॉडजिला आता है। अब सब लोग तुरंत जाकर बंकर में छिप जाते हैं और ताचिबाना शिकिशिमा से कहते हैं कि तुम प्लेन में जाकर उस पर गोलियां चलाओ। उसे चलाना सिर्फ तुम्हें ही आता है। उस 20 mm गन से कोई जिंदा नहीं बच सकता। शिकिशिमा अब डरते हुए प्लेन में जाता है, लेकिन वो डर के मारे गोलियां नहीं चला पाता है। इधर वो गॉडजिला उस बंकर की तरफ आने लगता है, जिसे देखकर वो लोग उस पर फायर शुरू कर देते हैं, लेकिन उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता और वो वहाँ सबको कुचलने लगता है। इधर शिकिशिमा डर के मारे एक भी गोली नहीं चलाता है और प्लेन से उतरकर भागने लगता है, लेकिन तभी धमाके की वजह से वह बेहोश हो जाता है। सुबह जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि सब लोग मारे जा चुके हैं और एक बंदा उनकी लाशें इकट्ठा कर रहा है। वो शिकिशिमा को देखते ही उस पर गुस्सा करने लगता है। कोई नहीं बचा, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अब सब लोग अपने घर जा रहे होते हैं और वो बंदा गुस्से में उसको कुछ फोटोज देता है। इसके बाद जब शिकिशिमा घर वापस लौटता है तो वो देखता है कि युद्ध की वजह से उसका शहर पूरा बर्बाद हो चुका है और उसका घर भी उजड़ चुका है। उसे वहाँ पर एक औरत मिलती है जिसका नाम सुमिको था, लेकिन वो भी शिकिशिमा को जिंदा देखकर उस पर गुस्सा करने लगती है। जंग छोड़कर भाग कर आ गए, जरा भी शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम लोगों ने अपना फर्ज निभाया, तब तो आज मेरे बच्चे जिंदा होते। वो पूछता है कि क्या आपने मेरे माँ बाप को देखा है? वो कहती है कि वो भी मेरे बच्चों के साथ जलकर राख हो गए। इसके बाद शिकिशिमा बाजार में होता है जहाँ पर कुछ लोग एक लड़की का पीछा कर रहे थे क्योंकि वो कुछ चुरा कर भाग रही थी और उसके हाथ में एक बच्ची थी, लेकिन बीच में शिकिशिमा आ जाता है और वो बच्ची को उसके हाथ में पकड़ा कर भाग जाती है। शिकिशिमा को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब वो वहाँ से जाने लगता है तो वो लड़की फिर से उसके पास आ जाती है। वो बच्ची को देकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो लड़की भी उसके पीछे लग जाती है। तुम इसे वहीं पर छोड़कर क्यों नहीं चले गए? इतनी छोटी बच्ची को मैं बाजार में कैसे छोड़ देता? अरे वाह! वो उसको मना करता है, फिर भी वो उसके पीछे पीछे उसके घर तक आ जाती है। हमें ऐसे बाजार में छोड़कर जाओगे तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे ना। हाँ तो मैं क्या करूँ? शिकिशिमा पूछता है कि तुम्हारा पति कहाँ है? वो कहती है कि क्या मैं तुम्हें शादीशुदा लग रही हूँ? वो पूछता है ये बच्ची किसकी है? वो बताती है कि हवाई हमले में इसकी माँ ने दम तोड़ते हुए इसको मुझे सौंपा था। इस बच्ची का नाम अकीको होता है और वो अपना नाम नोरिको बताती है। इसके बाद वो उस बच्ची के साथ उसके टूटे हुए घर में ही सो जाती है और शिकिशिमा सोचता है कि ये तो गले ही पड़ गई। दूसरे दिन वो औरत शिकिशिमा से कहती है, तुम एक औरत और बच्ची को घर में लाकर अपने आप को मसीहा समझते हो, लेकिन जब हीरो बनना था तब तो भाग कर आ गए। शिकिशिमा कहता है कि वो खुद से आ गई और वो बच्ची भी उसकी नहीं है। सुमिको पूछती है कि क्या उस बच्ची के खाने के लिए कुछ है? शिकिशिमा नहीं कहता है, जिसके बाद सुमिको उस बच्ची के खाने के लिए थोड़े चावल देती है जो उसके खाने के लिए बचे थे। दूसरे दिन शिकिशिमा घर आकर बताता है कि मुझे एक काम मिला है जिसके लिए 3000 येन एडवांस भी मिले हैं। नोरिको कहती है कि काम के पहले ही 3000 एडवांस कैसे मिल गया? जरूर ये कोई धोखा हो सकता है। शिकिशिमा कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल ये कंपनी सरकार के लिए काम करती है और ये काम थोड़ा खतरनाक है, इसलिए ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। वो बताता है कि जंग के दौरान हमारी और अमेरिकी नौसेना ने समुद्र में बहुत सारी माइंस बिछाई थी और उन्हें निकालने का काम हमें मिला है। ये सुनकर नोरिको भड़क जाती है और कहती है कि इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। शिकिशिमा कहता है कि ऐसे हालात में ये काम मिल गया यही बहुत है और ऊपर से अकीको की भी जिम्मेदारी है और काम खतरनाक है, इसका मतलब मर थोड़ी जाऊंगा मैं, और मुझे ऐसी नाव पर भेजेंगे जो खासकर मैग्नेटिक माइंस से बचने के लिए ही बनी है। लेकिन जब वो ड्यूटी पर पहुंचता है तो देखता है कि ये तो बस लकड़ी से बनी छोटी सी नाव है। उसे वहाँ पर 3 लोग मिलते हैं, कैप्टन अकित्सु, मिजुशिमा और नोदा, जो कि जंग के दौरान नौसेना के लिए हथियार बनाने का काम करते थे। वो बताते हैं कि हमारी और अमेरिकी नौसेना ने जंग के दौरान करीब 60,000 माइंस जापान के किनारे बिछा रखी हैं, जिनमें सबसे खतरनाक है मैग्नेटिक माइंस, और लोहे से बना नाव या जहाज उसके पास जाते ही फट जाएगी, इसलिए हम लकड़ी से बनी नाव का इस्तेमाल करते हैं। कैप्टन बताता है कि हमारा साथी एक और नाव है और दोनों नाव से बांधी रस्सी में लगी
लगी कटर माइंस के तार को काट देगी, जिससे माइंस सतह पर आ जाएंगी और हम गन से उसको उड़ा देते हैं। लेकिन कैप्टन अकित्सु से निशाना जल्दी नहीं लग रहा था, तो शिकिशिमा निशाना लगाता है और क्योंकि उसे फाइटर प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस होता है, इसलिए वो तुरंत माइन को उड़ा देता है और ये देखकर सब लोग काफी इंप्रेस हो जाते हैं। और अब ये सब ऐसे टीम बनकर रोज ड्यूटी करने लगते हैं और ये दोनों मिलकर अकीको की अच्छी परवरिश कर रहे होते हैं। और अब अकीको भी थोड़ी बड़ी हो चुकी है और उन पैसों से शिकिशिमा ने अपने टूटे हुए घर को भी ठीक करवा लिया होता है। कुछ दिन बाद वो अपने टीममेट्स को अपने घर डिनर पर बुलाता है। वहाँ पर नोदा नोरिको की फोटो ले रहे होते हैं और उन सबको लग रहा होता है कि शिकिशिमा शादीशुदा है, पर उनको पता चलता है कि ये तो शादीशुदा नहीं है। फिर वो पूछते हैं कि ये बच्ची किसकी है। शिकिशिमा उनको सब कुछ बताता है। तभी अकीको उसे पापा कहती है, जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। वो लोग कहते हैं कि किस्मत ने ही तुम तीनों को मिलाया है और तुम्हें इनको अपना लेना चाहिए, लेकिन शिकिशिमा साफ साफ ना कह देता है और ये सब नोरिको बस सुन रही होती है। फिर एक दिन जब शिकिशिमा घर लौटता है तो वो देखता है कि नोरिको ने कुछ अलग ड्रेस पहनी हुई है। वो बताती है कि मुझे गिंजा शहर के एक ऑफिस में नौकरी मिली है। शिकिशिमा कहता है कि मैं पैसे कमा तो रहा हूँ, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है। नोरिको बताती है कि मैं हमेशा अपने पैरों पर खड़े रहना चाहती थी और तुम्हारे साथ रही तो तुम्हारी भी कभी शादी नहीं होगी। वो कहता है अकीको का ख्याल कौन रखेगा। वो कहती है कि सुमिको जी ने कहा है कि वो मेरे काम से लौटने तक अकीको का ख्याल रखेंगी। फिर जब वो एक दिन काम पर होते हैं तो उन्हें एक जहाज बुरी तरह से बर्बाद हुई दिखती है। वो सोचते हैं कि क्या इस जहाज का ये हाल किसी बड़ी शार्क या भेल ने किया है। डॉक्टर नोडा कहते हैं कि ये काम किसी शार्क या भेल ने नहीं किया और ना ही किसी हथियार का लगता है, ये काम तो किसी बड़े जानवर का लगता है। तभी शिकिशिमा वहाँ पर कुछ मछलियों को देखता है और कहता है कि जंग के दौरान मैंने ओडो आइलैंड पर ऐसी ही मछलियां देखा था जिसके बाद गॉडजिला आया था, लेकिन उनको विश्वास नहीं हो रहा था। कैप्टन कहता है कि ऐसी कोई चीज नहीं होती, पर शिकिशिमा बताता है कि वो एक कामिकाजी पायलट हुआ करता था और उस आइलैंड पर वो मैकेनिक्स को कोई हथियार ने नहीं बल्कि गॉडजिला ने मारा था। ये सुनकर मिजुशिमा घबरा जाता है और कहता है कि अगर इतने बड़े जहाज का ये हाल हुआ है तो हम इस छोटी सी नाव से उसका सामना कैसे करेंगे। डॉक्टर नोडा कहते हैं कि सब्र रखो, सिंगापुर से ताकाओ जहाज आ रहा है और अब उसके आने तक हमें उस जानवर को यहीं रोक कर रखना है और आज जो हम करने वाले हैं वो किसी को भी बताने से मना किया गया है। इसके बाद वो लोग 2 माइंस को नाव पर रख लिए होते हैं हथियार की तरह इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन तभी शिकिशिमा देखता है कि बहुत सारी मछलियां उस सतह पर आ चुकी हैं। वो तुरंत सबको सावधान करने लगता है कि अब गॉडजिला आने वाला है और कैप्टन भी दूसरी नाव को कांटेक्ट करके उसको सावधान करता है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो बड़ा सा जानवर उस नाव को कुछ ही सेकंड में बर्बाद कर देता है और अब इनकी तरफ बढ़ने लगता है। वो लोग तुरंत नाव को भगाने लगते हैं और साथ ही साथ एक माइन को पानी में उसके पास छोड़कर उसको ब्लास्ट करते हैं, लेकिन उससे गॉडजिला और भी आक्रामक हो जाता है। जिसके बाद शिकिशिमा उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता है। तभी डॉक्टर नोडा कहते हैं कि हम लोग उसके मुंह में माइन फोड़ते हैं, जिसके बाद वो दूसरी माइन को उसके मुंह तक पहुंचा तो देते हैं, लेकिन स्विच घुमाने पर वो नहीं फूटता है और वो देखते हैं तो उसकी वायर कटी हुई थी। लेकिन तभी शिकिशिमा गोलियों से उसके मुंह में पड़े माइन पर निशाना लगाता है और वो फूट भी जाती है, लेकिन वो लोग देखते हैं कि वो तुरंत ही पूरी तरह से रिवाइव हो चुका है और इस बार वो अपनी एटॉमिक ब्रीथ उन पर छोड़ने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर वो लड़ाकू जहाज आ जाती है और उस पर तोपों से हमला करने लगती है, जिसके बाद गॉडजिला सीधा उस जहाज की तरफ बढ़ता है और उस पर तोड़फोड़ करने लगता है। वो लोग उस पर तोपों से हमला कर रहे थे जिससे वो पानी में गिर जा रहा था, लेकिन तुरंत ही वो उठकर तोड़फोड़ शुरू कर दे रहा था। इसके बाद वो पानी के अंदर से ही अपनी एटॉमिक ब्रीथ छोड़ता है और वो जहाज 1 सेकंड में खत्म हो जाती है और गॉडजिला वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब शिकिशिमा की नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो एक हॉस्पिटल में है। वो पूछता है कि गॉडजिला का क्या हुआ। नोडा कहते हैं कि वो कहाँ गया उस बारे में कुछ पता नहीं चला। शिकिशिमा कहता है कि वो टोक्यो की तरफ जा रहा था, हमें जल्दी से शहर खाली करवाना होगा वरना बहुत जाने जाएंगी। नोडा उसको शांत कराते हुए कहते हैं कि सरकार ने ये बात अभी लोगों से नहीं बताई, उन्हें डर है कि लोग घबरा न जाएं और सरकार इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं क्योंकि अफरा तफरी मच जाएगी। इसके बाद रात को जब शिकिशिमा घर पर होता है तब नोरिको उससे पूछती है कि वहाँ हुआ क्या था, लेकिन शिकिशिमा नहीं बता रहा था। जिस पर नोरिको कहती है कि जब से तुमने सड़क से हमें आसरा दिया है तब से हम साथ में सब सहे हैं। मैंने अपने बारे में तुम्हें सब कुछ बताया लेकिन तुम कुछ नहीं बताते, आखिर कौन सा बोझ मन में लिए हुए हो। तब शिकिशिमा बताना शुरू करता है कि मैं फर्ज से भागने वाला एक कामिकाजी पायलट हूँ। उस ऑडो आइलैंड पर भी मैं किसी को उस गॉडजिला से नहीं बचा पाया। वो सब मेरे सपने में आते हैं और पूछते हैं कि हमें छोड़कर तू क्यों जिंदा बच गया। नोरिको उसे समझाती है कि जंग से बचने के बाद सबको जीने का हक है, लेकिन शिकिशिमा बस रोए जा रहा था। दूसरे दिन टोक्यो की नौसेना देखती है कि वो बड़ा सा जानवर फिर से आ चुका है और अब वो टोक्यो की तरफ बढ़ रहा है और वो लोग उसे रोक नहीं पा रहे थे। तभी पूरे शहर में अनाउंस किया जाता है कि एक विशाल जानवर गिंजा शहर की तरफ तेजी से आ रहा है, आप सभी किसी सुरक्षित जगह चले जाएं। इधर नोरिको मेट्रो में बैठी होती है, तभी गॉडजिला आतंक मचाते हुए वहां आ जाता है और मेट्रो के साथ तोड़फोड़ करने लगता है, जिससे नोरिको पानी में गिर जाती है। फिर वो पानी से निकलकर सड़क पर आई होती है, लेकिन उसके होश उड़े होते हैं। लेकिन तभी शिकिशिमा वहां आ जाता है नोरिको को बचाने के लिए। सब लोग सड़क पर भाग रहे होते हैं और गॉडजिला सबको कुचले जा रहा था और अब गॉडजिला एटॉमिक ब्रीथ के लिए रेडी हो जाता है और वो एक जोर से हमला करता है जिससे बहुत सारी बिल्डिंग्स तबाह होने लगी और
वो एटॉमिक वेव अब इनकी तरफ तेजी से आ रही थी, लेकिन नोरिको शिकिशिमा को बचाने के चक्कर में खुद खत्म हो जाती है, जिसके बाद शिकिशिमा को बहुत गुस्सा आने लगता है। इसके बाद नोरिको की याद में सभी दुखी होते हैं और अकीको बस रोए जा रही थी। तभी डॉक्टर नोडा आकर शिकिशिमा से कहते हैं कि सरकार गॉडजिला पर काबू पाने के लिए एक खुफिया तरकीब आजमाना चाहती है हम जैसों की मदद से, लेकिन कामयाबी मिलेगी या नहीं ये कह नहीं सकते। इसके बाद वो लोग एक मीटिंग में जाते हैं जहां आर्मी कैप्टन ने सभी नेवी अफसरों को बुलाया था। वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जो गॉडजिला को चोट पहुंचा सके और किसी और देश की सरकार भी हमारी मदद नहीं करेगी, इसलिए अब हमें ही इसका समाधान निकालना होगा। इसके बाद डॉक्टर केंजी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हुए कहते हैं कि हम गॉडजिला के चारों तरफ सिलेंडर के जरिए फ्रेऑन गैस छोड़ेंगे, जिससे वो समुद्र के पानी से अलग हो जाएगा और वो पानी के अंदर डूब जाएगा, और इसके लिए हम उसे समुद्र के सबसे गहरे जगह सगामी ट्रेंच के पास बुलाएंगे, जिससे ज्यादा गहराई में जाने की वजह से वो पानी के दबाव से दबकर मर जाएगा। ये देखकर कैप्टन अकित्सु और मिजुशिमा को लगता है कि हमारे साथ काम करने वाला डॉक्टर तो बहुत पहुंची हुई चीज है और हमें पता ही नहीं था। तभी शिकिशिमा उनसे पूछता है कि क्या आपको यकीन है कि इस तकनीक से वो गॉडजिला मर जाएगा। वो कहते हैं कि यकीन तो नहीं है पर अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन ये सुनकर शिकिशिमा गुस्से में वहाँ से जाने लगता है, पर वो उसे रुकवाकर कहते हैं कि पहले पूरी बात तो सुन लो। फिर वो बताते हैं कि मेरे पास प्लान बी भी है। वो सबको खिड़की से बाहर देखने को कहते हैं और बताते हैं कि अगर वो समुद्र के दबाव से नहीं मरा तो हम उसके बड़े बैलून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेंगे, जिससे वो तुरंत फूल जाएंगे और गॉडजिला तेजी से ऊपर आने लगेगा और इस तेजी से घटते हुए दबाव को वह झेल नहीं पाएगा और वो मर जाएगा। इसके बाद कैप्टन कहते हैं कि अब इस देश के भविष्य की रक्षा हम सबको करनी होगी, क्या आप लोग साथ देंगे? लेकिन बहुत लोग तैयार नहीं होते इस खतरे से लड़ने के लिए और चले जाते हैं। वहीं बहुत लोग तैयार हो जाते हैं इस मुसीबत से लड़ने के लिए। हम नौसैनिकों से बेहतर जहाज को कोई चला सकता है? हमारे अलावा और कौन करेगा? फिर दोस्तों, आप सब तैयार हैं? फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट में होते हैं जहां पर अकित्सु पूछता है कि हम लोग गॉडजिला को बुलाएंगे कैसे, जिस पर नोडा कहते हैं कि हम लोग पानी के अंदर चलने वाले स्पीकर में गॉडजिला की आवाज को चलाएंगे, जो कि मैंने माइन निकालने के टाइम रिकॉर्ड किया था। उसे लगेगा कि कोई दूसरा गॉडजिला उसके इलाके में कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और वो उस आवाज की तरफ आने लगेगा। तभी शिकिशिमा नोडा से कहता है कि क्या आप मुझे एक फाइटर प्लेन दिला सकते हैं जिससे मैं गॉडजिला का ध्यान खींचकर सगामी बे तक ला सकूं। अकित्सु कहता है कि तुम्हें मरने का शौक है क्या, या तुम नोरिको का बदला लेना चाहते हो? अगर तुम्हें इतनी ही उसकी फिक्र थी तो उससे शादी क्यों नहीं की? जिस पर वो कहता है कि आपको क्या लगता है मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी तक मेरी जंग खत्म नहीं हुई, लेकिन सभी फाइटर प्लेन को सरकार ने रद्द कर दिया था। फिर भी नोडा एक पुरानी प्लेन शिकिशिमा को दिखाते हैं, लेकिन वो उड़ने की हालत में नहीं थी और इसे ठीक करने के लिए एक बहुत बड़े मैकेनिक की जरूरत थी। तभी शिकिशिमा को मैकेनिक ताचिबाना की याद आती है, जिन्होंने ऑडो आइलैंड पर उसकी प्लेन को ठीक किया था। वो अब जल्दी से उनकी तलाश में लग जाता है और हर जगह से उनकी जानकारी लेता है और उनको ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं उनका पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन वो कहता है कि ताचिबाना के अलावा ये कोई नहीं कर सकता। फिर उसके दिमाग में एक तरकीब सूझती है। वो ताचिबाना सर के बारे में उल्टी सीधी खबर फैलाने लगता है कि उस ऑडो आइलैंड पर सबकी मौत उनकी वजह से हुई थी, जिसके बाद मैकेनिक ताचिबाना खुद ही उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं और उसे पीटने लगते हैं। तब वो उनसे माफी मांगता है और बताता है कि मैंने आपको ढूंढने के लिए ये झूठ फैलाया। इसके बाद वो उस प्लेन को ठीक करने की रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि इस प्लेन को आप पूरी तरह से बारूद से भर दीजिए, जिससे ये प्लेन मैं उसके मुंह में ब्लास्ट कर सकूं। इसके बाद डॉक्टर नोडा पूरी टीम को बताते हैं कि जिस रफ्तार से गॉडजिला आगे की तरफ बढ़ रहा है वो कल सुबह 11 बजे तक टोक्यो पहुंच जाएगा, इसलिए हमें किसी भी हाल में कल सुबह 8 बजे तक अपने जहाजों के साथ तैयार रहना होगा। इस जंग को लड़ने के लिए मिजुशिमा भी जिद कर रहा था, लेकिन वो दोनों उसे मना कर देते हैं क्योंकि उसे जंग का कोई अनुभव नहीं था और उसकी एक हाथ भी फ्रैक्चर हो चुकी थी। लेकिन फिर वो बहुत जिद करता रहा। फिर जब शिकिशिमा घर पहुंचता है तो देखता है कि अकीको ने एक पेंटिंग बनाई है जिसमें शिकिशिमा, नोरिको और खुद होती है और वो माँ को याद करके रोने लगती है। दूसरे दिन ही शिकिशिमा ताचिबाना के पास पहुंच जाता है जहाँ पर उन्होंने प्लेन को ठीक कर दिया था और बताते हैं कि इस लीवर को खींचते ही बारूद से भरा ये प्लेन ब्लास्ट होने के लिए रेडी हो जाएगा। इधर सुमिको को एक एनवेलप में कुछ पैसे और एक खत मिलता है जिसमें शिकिशिमा ने अकीको का ख्याल रखने को कहा था। इसके बाद वो सभी लोग प्लान के मुताबिक तैयार होते हैं, लेकिन गॉडजिला सगामी ट्रेंच की ओर जाने के बजाय टोक्यो के इलाके में आ जाता है और तोड़फोड़ मचाने लगता है। लेकिन तभी शिकिशिमा भी अपनी उड़ान भर चुका था और वो बताता है कि मैं गॉडजिला का ध्यान खींचकर उसको सगामी की तरफ लेकर आता हूँ। कैप्टन कहते हैं कि अकीको के लिए जिंदा लौटना, वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। तब तक वो उसका ध्यान खींचकर उसको सगामी की तरफ भी लेकर आ जाता है और अब बारी थी नौसेना की। वो लोग अब गॉडजिला को फ्रेऑन गैस से बांधने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वो अपना न्यूक्लियर ब्रीथ उनकी तरफ छोड़ता है, जिसको देखकर सारे लोग घबरा जाते हैं और वापस लौटने का फैसला करते हैं। लेकिन नोडा कहते हैं कि यही सही मौका है। वो एक बार हमला करने के बाद दूसरी बार करने में टाइम लेता है। इसके बाद वो लोग उसको चारों तरफ से फ्रेऑन गैस सिलेंडरों से बांध देते हैं और वो फिर से हमला करने ही वाला था, तभी गैस को रिलीज कर दिया जाता है और गॉडजिला तेजी से समुद्र की गहराई में गिरने लगता है और 1500 मीटर तक नीचे चला जाता है। लेकिन अभी तक वो मरा नहीं था, इसलिए डॉक्टर अब प्लान बी को एक्टिवेट करते हैं
जिससे उन बैलून्स में गैस भर जाती है और गॉडजिला तेजी से ऊपर की ओर आने लगता है। लेकिन वो 800 मीटर तक पहुंचते ही रुक जाता है और वो देखते हैं कि सारे गुब्बारे बाहर आ चुके हैं और वो फिर से बच चुका है। तभी कैप्टन अब्जाजुम जहाजों की मदद से गॉडजिला को ऊपर खींचने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन ये तरकीब भी काम नहीं करती और वो क्रेन भी टूट जाते हैं। लेकिन तभी मिज़ुशिमा बताता है कि वो जहाजों का एक ग्रुप बनाकर यहाँ तक पहुंच चुका है और अब वो सारे जहाज मिलकर गॉडजिला को ऊपर की तरफ खींच लाते हैं। लेकिन वो देखते हैं गॉडजिला को कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है और अब वो एक बार फिर से न्यूक्लियर ब्रीच से हमले करने के लिए रेडी हो जाता है और ये देखकर सब लोगों को अपनी मौत दिखने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो हमला करता तभी शिकिशिमा आ जाता है और वो अपने प्लेन को उसके मुंह में क्रैश कर देता है और गॉडजिला का मुंह फट जाता है और उसकी न्यूक्लियर एनर्जी उसका शरीर चीरते हुए बाहर निकलने लगती है, जिससे वो वहीं ढह जाता है। तभी वो देखते हैं कि शिकिशिमा भी अपने प्लेन से इजेक्ट हो चुका है, क्योंकि प्लेन को रिपेयर करते समय ताचिबाना ने उसमें इजेक्शन सीट भी लगा दिया होता है। इसके बाद सब लोग शिकिशिमा को सैल्यूट करते हैं और जब वो वापस लौटता है तभी वहाँ पर सुमिको आ जाती है और उसे कुछ बताती है और वो